हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कल हम लोगों ने क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स में प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में और परावर्तन के जो नियम होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश हमने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। कहने का मतलब प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है वो पहले अन्य वस्तुओं पर पड़ता है और उसके बाद उसकी जो किरण है वो हमारी आंखों तक जाती है। आंखों में प्रवेश करके हमारे मस्तिष्क में उसकी संवेदना उत्पन्न होती है, जिससे कि वहाँ उसका प्रतिबिंब बन जाता है और हमारा मस्तिष्क किसी भी प्रतिबिंब को 1/30 सेकेंड में हमें सीधा करके दिखाता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की चाल बताई थी हमने। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और इसके बाद प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बताई थी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर ने बताया था। तो ये प्रकाश के बारे में कल हम लोगों ने इतना पढ़ा था। और इसके बाद हमने पढ़ा था परावर्तन। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर, किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी दिशा में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके बाद हमने जाना था कि परावर्तन के नियम होते हैं कुछ। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। दोनों नियम हमने आपको बताए थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये पहला नियम था। और दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ठीक, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब से पहले जानते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण वही जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, सुबह सुबह कंघी करते हैं। तो दर्पण क्या है? दर्पण में जब किसी भी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं, तो दर्पण में जब वस्तु को सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, इमेज बन जाती है। तो हम कह देते हैं कि ये उस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो इसकी 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब किसी भी वस्तु से चलने वाली किरण, यानी कि दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी है तो वहाँ से चलने वाली किरण परावर्तन के बाद अगर वह किरण वास्तव में मिलती है तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। जैसे अवतल लेंस वाले प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनते हैं, ये होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसको कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ठीक, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। तो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब के बाद में अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। कांच का खोखला गोला इन द सेंस पूरा सर्किल मान सकते हैं, ये खोखला गोला, और इसमें अगर इतना हिस्सा हम साफ कर दें ये, तो ये हमारा कहलाता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण में एक तरफ लेड ऑक्साइड का पेंट और दूसरी तरफ पारा लगा रहता है, पारे की पेंट लगाई जाती है। तो लेड ऑक्साइड जो होता है, लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO। लेड का प्रतीक चिन्ह होता है Pb। तो गोलीय दर्पण जो होता है ये कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तरफ लेड ऑक्साइड और दूसरी तरफ पारे की कलई लगी रहती है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल और दूसरा होता है उत्तल। अवतल मीन्स कॉनकेव और उत्तल मीन्स कॉन्वेक्स। तो अवतल जो होता है, अवतल कुछ इस तरह से होता है। अवतल तो पहला होता है अवतल दर्पण कॉनकेव और दूसरा होता है उत्तल कॉन्वेक्स। अवतल क्या होता है? अवतल का जो फिगर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। इसमें जो ये है, ये इसमें लेड ऑक्साइड का पेंट लगा रहता है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये जो हमने लाइन खींची। जब ये गोलीय दर्पण था तो ये पूरा इस तरह से सर्किल टाइप बना हुआ था, तो इसमें एक सेंटर होगा, ये केंद्र था। उसी केंद्र को हम लोग इसमें कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से लेकर ये जो
हमारा अवतल बना है दर्पण, इसमें ये जो बना है इसमें इस लाइन पर यानी आधा दर्पण ऊपर की तरफ और आधा नीचे की तरफ, तो जो ये मेन लाइन है इसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। ठीक इसी तरह उत्तल दर्पण में भी M1 M2 ये दोनों इसके सिरे हैं, और उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह है वो इस तरह से होती है, उभरे हुए तल से होती है। परावर्तन जो इसमें होता है वो उभरे हुए तल से होता है, और अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ठीक, तो गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर लेड ऑक्साइड का पेंट लगा रहता है। और यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फिगर कुछ इस तरह से बनता है, इसमें ये वक्रता केंद्र ये बिंदु हो गया, और इस लाइन को कहते हैं क्या? मुख्य अक्ष। और ये जो दोनों दर्पण जो है M1 M2 का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इसको दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और उत्तल दर्पण में भी सब कुछ पूरा वही है, इसमें केवल जो परावर्तक सतह है वो उभरे हुए तल से होती है, और लेड ऑक्साइड का पेंट जो है वो पीछे की तरफ लगा रहता है। तो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण अभी हमने पढ़ा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। इसके बाद गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं जो होती हैं, सबसे पहली परिभाषा क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र फिगर से समझते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण का एक चित्र बना है। वक्रता केंद्र ये है, इस सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल दर्पण में, अभी हमने अवतल दर्पण का फिगर लिया है, उत्तल दर्पण से भी परिभाषा इसकी बना सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? गोली दर्पण की परिभाषा क्या थी? उस गोले के दर्पण को, गोली दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। और वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा यही बनेगी, क्या लिखेंगे? क्या कि उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जैसे हम जानते हैं एक सर्किल दर्पण जो बनता है, ये पहले कांच के खोखला गोला होता है, तो इसका ये केवल इतना हिस्सा लिया गया है, इतना हिस्सा काट करके लिया गया है, इसका ये सेंटर होता है। और हम जानते हैं क्या कि सेंटर से लेकर यानी केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ठीक इसी प्रकार इस चित्र में भी जो ये सेंटर है यानी सी, वक्रता केंद्र और जो ये मिड पॉइंट है, दोनों का मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र की परिभाषा वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या बनेगी कि दर्पण के ध्रुव, दर्पण ये जो P है पोल, इसको P से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसको पोल ध्रुव कहते हैं, ये मध्य बिंदु होता है दोनों का। तो दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या लिखेंगे आप कि दर्पण के केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ध्रुव की। ध्रुव किसे कहते हैं? अब ध्रुव क्या है? ध्रुव ये है जो गोली दर्पण हमने कांच का जो खोखला गोला काटा है, उसमें जो ये हमने वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की, यानी वक्रता केंद्र से हमने एक लाइन खींची है परिधि की ओर, वो इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं क्या कि गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है। गोली दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अगली परिभाषा क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? अब मुख्य फोकस की बात आती है तो मुख्य फोकस देखते हैं। ये वक्रता केंद्र है हमारा और ये है ध्रुव। वक्रता केंद्र से जो लाइन ये बनाई है हमने, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो जब प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस की परिभाषा है ये, मुख्य अक्ष में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये दर्पण पर गिरी और दर्पण में गिरने के बाद यहाँ इनका क्या होगा? परावर्तन होगा। तो
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो गई कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। और मुख्य फोकस को हम लोग किससे लिखते हैं? मुख्य फोकस को F से लिखते हैं। ठीक, तो 4 परिभाषाएं यहाँ पर क्लियर हुई। कौन कौन सी? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की एक बार और परिभाषा देख लेते हैं कि मुख्य फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर का मतलब ये मुख्य अक्ष की जो रेखा है इसी के रेखा के समांतर पैरेलल जा रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखते हैं इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अगली हेडिंग आप क्या लगाएंगे? फोकस दूरी। मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? अब देखिए मुख्य फोकस कहाँ था इस जगह पर, तो मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव, ये क्या है हमारा? ध्रुव। तो मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी, यानी मुख्य फोकस ये रहा और ध्रुव ये रहा, तो मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप क्या? फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की बात अभी हमने की थी। वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी होती है? ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये है ध्रुव। तो केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो क्या होता है? F बराबर R/2, यानी कि हम कह सकते हैं क्या? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। जैसे कि अगर कहा जाए आपसे कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी रेडियस किसी दर्पण की या अवतल दर्पण कोई भी दर्पण हो, अगर अवतल दर्पण की अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस दूरी आप इसी फार्मूले से निकाल लेंगे आराम से। क्या होगी? 20/2। फार्मूला लगाएंगे F बराबर R/2, यानी कि 20/2 यानी कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। फटाफट से हम लोग तुरंत उसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, /2 कर देंगे। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है हमारा? F बराबर R/2। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है कि गोली दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। तो ये जो नियम है गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाए खींचने के नियम है, फिगर बनाना है इसमें, ये नियम प्रूविंग में और न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आएंगे, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो गोली दर्पणों से जो बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम होते हैं ये केवल 3 नियम होते हैं। तो 3 नियम क्या है? पहला देखते हैं हम लोग। सबसे पहला नियम कि ये हमने क्या लिया है? अवतल दर्पण। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, तो समझाने के लिए हमने अभी केवल अवतल दर्पण लिया है। पहला नियम क्या है कि ये क्या है हमारा? बताओ, मुख्य अक्ष, और ये क्या है? वक्रता केंद्र, और ये क्या है? ध्रुव। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चल रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण पर गिरेगी तो उसका क्या होगा? परावर्तन होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते थे? मुख्य फोकस की परिभाषा में मुख्य फोकस कहते थे। तो यहाँ खींचने के नियम में क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से उसका परावर्तन होगा, तो वो किरण हमेशा मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। तो ये हमारा पहला नियम है। तो खींचने के नियम में क्या? मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, सीधे इस तरह से आई और मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण पर पड़ेगी। तो दर्पण पर पड़ने के बाद इसका क्या होगा? बताओ, परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात जब इसका परावर्तन होगा तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
ठीक इसी का उल्टा बना है ये फिगर। इसमें क्या था, समांतर आ रही थी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही थी, और इसमें क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। सीधे हमने पहले उसको कहाँ से गुजारा है, मुख्य फोकस से गुजारा है, तो जाहिर सी बात है कि जब परावर्तन होगा इसका तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दूसरा नियम हो गया। और तीसरा नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये सी हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, तो दर्पण पर गिरेगी, तो दर्पण पर गिरने के पश्चात इसका क्या होगा, परावर्तन बिंदु मान लेते हैं, यहाँ ए मान लें या बी मान लें। तो दर्पण पर गिरने के पश्चात ये किरण क्या होगी, वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तो तीसरा नियम क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इनको आप कॉपी में ज़रूर राइट डाउन कर लीजिएगा। तो देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। गोली दर्पणों से प्रतिबिंब खींचने के नियम कितने हैं, 3 नियम है। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद आगे अगला टॉपिक है आपका कि गोली दर्पणों के लिए फोकस दूरी और प्रतिबिंब तथा वस्तु की दूरी में संबंध, यानी गोली दर्पण के लिए UVF में संबंध, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो से रिगार्डेड अगर कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी समझ में कुछ भी नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पूरा देखें तो कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पिछले वीडियो में करीब 16-17 लोगों ने देखा है, लाइक केवल 4 ही मिले हैं। मतलब देख रहे हैं सब लोग, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, बस देखकर चले जाते हैं 2 मिनट का वीडियो। ठीक, तो प्लीज़ वीडियो को देखें पूरा और राइट डाउन ज़रूर करें। थैंक यू।